हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, एयरफोर्स एग्जाम के लिए एक अभ्यास सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं। आज इसी सीरीज में 25 क्वेश्चंस का एक सैम्पल पेपर फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड लेवल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, if voltage V equal to 100 plus minus 5 volt and current I equal to 10 plus minus 0.2 ampere, the percentage error in resistance is। हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है रेजिस्टेंस के अंदर। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। यदि विभव V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा धारा I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है तो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताना चाहूंगा। जनरल चीज क्या होती है, हमारे पास में दो टाइप की वैल्यूज होती है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मींस ऐसी वैल्यू जो सत्य है क्योंकि हमारा जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। मेजर्ड वैल्यू जो भी हम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो नापते हैं उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू से कुछ डिफरेंशिएशन आता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, दैट इज डेविएशन। दैट इज ये प्लस माइनस 5 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये क्या शो कर रहा है, हमारा डेविएशन को शो करता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जहां पर x क्या रहेगा हमारा ट्रू वैल्यू, स्मॉल x क्या रहेगा हमारा मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा डेविएशन को, कितना उसमें परिवर्तन आ सकता है, इतना हम इसको लिख सकते हैं। एक टर्म आती है हमारी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, मीन्स डेविएशन अपॉन मेजर्ड वैल्यू। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। अगर इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं तो यही वैल्यू क्या हो जाती है हमारी परसेंटेज एरर। इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो ये जनरल चीज थी हमारे लिए। यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है 100 प्लस माइनस 5, तो 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मेजर्ड वैल्यू, प्लस माइनस 5 क्या रिप्रेजेंट करता है डेविएशन, दैट इज V प्लस डेल्टा V। इसी तरीके से 10 एम्पियर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्ड वैल्यू, 0.2 एम्पियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेविएशन को। तो हमें पता है फ्रॉम दी ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दी ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना होता है हमारा RI। तो हम यहां से लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I ओम्स लॉ से, जहां पर R क्या हमारा रेजिस्टेंस है जिसमें डेविएशन कितना है डेल्टा R, V क्या हमारा वोल्टेज है जिसमें डेविएशन कितना है डेल्टा V। इस तरीके से I हमारा एम्पियर करंट, गिवन करंट है जिसमें डेविएशन कितना है डेल्टा I। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरीके से डिवीजन में तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एरर डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। यहां पर हमें वोल्टेज में कितनी परसेंटेज एरर है और करंट में कितनी परसेंटेज एरर है, दोनों को हमें फाइंड करना है। तो जब भी इस तरीके से डिवीजन में आता है तो जो हमारी परसेंटेज एरर रहती है वो क्या हो जाती है एडिशन में आ जाती है, दैट इज डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यूज हमें सबकी पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज एरर दैट इज ये वाली वैल्यू डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V का वैल्यू कितना गिवन है हमें 5 और V का वैल्यू है 100 प्लस करंट में परसेंटेज एरर कितनी है 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको तो ये यहां से इस तरीके से 100 से 100 कैंसिल आउट, दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7%। तो फाइनल आंसर हमारा कितना बन रहा है 7%। तो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। याद रखना है कि जब भी डेविएशन अपॉन मेजर्ड वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव एरर, अगर इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी परसेंटेज एरर कहलाती है। सेकंड थिंग हमें क्या याद रखनी है कि जब भी डिवीजन में होता है तो परसेंटेज एरर हमेशा क्या हो जाती है
ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल आंसर निकालना है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 20% of radioactive substance decay in 10 days. The amount of original material left after 30 days is। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय 20% क्षय 10 दिन में होता है तो 30 दिन पश्चात बचे हुए मूल पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा होगी कितनी, उसकी मात्रा होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें अर्ध आयु काल की। तो टी हाफ, जो आपका हाफ लाइफ टाइम है उसको हम फाइंड करते हैं। तो टी हाफ हमारा कितना होता है, टी हाफ होता है हमारा 0.693 अपॉन लैम्डा, मीन्स हमें लैम्डा की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके इन 10 डेज, मीन्स उसका 20% डिके कितने दिन में हो रहा है, 10 डेज में हो रहा है। तो मीन्स रिमेनिंग कितना बच रहा है हमारा, 80% बच रहा है। तो हमारा लेफ्ट फैक्टर है, लेफ्ट फैक्टर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी है, थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ में कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए हम इसको देखते हैं। लेफ्ट फैक्टर हमारा कितना रहेगा, 80%, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ 8/100, 80/100 दैट इज 8/10। हमें पता है अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू n0 है तो उसका लेफ्ट फैक्टर अगर 8/10 है तो नई वैल्यू हमारी कितनी बचेगी, n इंटू 8/10। इस तरीके से ये हमारी 10 दिन के पश्चात कितना वो बच रहा है, लेकिन हमें पूछा कितने दिन पश्चात है, 30 दिन पश्चात पूछा। तो हम यहां से हमें एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो हम यहां से लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं n को, इक्वेशन नंबर यहां से 8/10 n0 इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। टी का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 10 डेज गिवन है। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगा। ई की पावर लैम्डा इंटू 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 लैम्डा। अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन हटाया तो इसको मैं उधर ले जाके कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 10/8। सॉल्व करते हैं इसको। 10 लैम्डा इक्वल टू लॉग बेस हमारा ई रहेगा, दैट इज 10/8। सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो लैम्डा इक्वल टू, अगर मैं इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा, 2.303 लॉग 10 बेस पे हम इसको लेके गए। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको लॉग टेबल आपको गिवन रहेगा अपॉन 10। सॉल्व करने के बाद में लैम्डा का हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0.022 मीटर। तो इस तरीके से हमने लैम्डा का वैल्यू फाइंड किया है। कहाँ से फाइंड किया हमने, जो हमें डिके गिवन है, 20% का डिके 10 डेज में, वहां से हमने इसको फाइंड किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपके 3 या 4-5 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको इजी से बना सकते हो। तो इसीलिए यही मोटिव है हमारा भी इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डालने का। तो लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है, तो अब हम लिख सकते हैं कि, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, तो यहाँ से मैं टी हाफ निकाल सकता हूँ। अर्धायुकाल कितना बन जाएगा हमारा, 0.693 अपॉन लैम्डा का वैल्यू कितना है, 0.022। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना बनाएगा ये, 31.5 डेज। इतना हमारा अर्धायुकाल इसका रहेगा। अब हमें क्या बात करनी है, 30 दिन पश्चात उसका मूल पदार्थ की मात्रा निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं एन, हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, एन नोट है, तो एन इक्वल टू एन नोट हाफ की पावर एन। एन हमारा एक फैक्टर है जो कितना होता है हमारा, हाफ लाइफ साइकिल अर्धायुकाल बटा कितने दिनों में हमें उसकी मात्रा निकालनी है। तो 1.5 अपॉन 30। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर ये अप्रोक्स एन इक्वल टू कितना बनाएगा ये, हाफ
3 से कैंसिल आउट करते हैं इसको तो 105 अपॉन 100, अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो ये 21 अपॉन 20, दैट इज n इक्वल टू n नोट हाफ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसके अंदर, ये मीन्स 1 पॉइंट, अगर इससे कुछ अप्रोक्स कर रहा है तो मीन्स ये 50%, हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 अगर हमारा प्रोबेबिलिटी है तो उसको बोलते हैं 100%, अगर हाफ हमारी प्रोबेबिलिटी तो हम उसको बोलते हैं 50%, मीन्स 50% से कुछ जस्ट थोड़ा सा हमें ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 50% से जस्ट अबव कौन सा आ रहा है 51.2%, तो हमारा फाइनल आंसर 51.2% इसका फाइनल आंसर बनने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार वापस से क्वेश्चन में सबसे पहले हमने हाफ लाइफ अर्धायुकाल निकाला है, अर्धायुकाल का फॉर्मूले में हमारे पास लैम्डा की रिक्वायरमेंट होती है, जो गिवन डाटा है, जो गिवन कंडीशन है, वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है और उसको इस तरीके से पुट करते हुए हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको आप इजी से एक दो बार प्रैक्टिस करके बना सकते हो। क्वेश्चन हमारा, रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल बिकॉज, खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा लाल कलर है, रेड कलर है, इसका वेवलेंथ हमारा सबसे कम होता है। जब भी वेवलेंथ सबसे कम होता है तो हमारा जो स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4, मीन्स अगर हमारा वेवलेंथ कम होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग कितनी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा रहेगी। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्कैटरिंग, दैट इज प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के जो अणु रहते हैं उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उस प्रकाश को एक विशेष दिशा में प्रोपेगेट करते हैं या फिर विशेष दिशा में उसको संचरण करने देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमारा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कम रहेगा तो इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो वो एक विशेष दिशा में लंबी दूरी तक वो गति या संचरण कर सकता है, इसीलिए हम लाल रंग को यूज करते हैं अधिक प्रकीर्णन के कारण। तो हमारा ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट अंडरगोस मैक्सिमम स्कैटरिंग, अधिक प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चंस हमारे फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं, तो हमें दोनों क्वेश्चंस को, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है इस तरीके से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको ये बनाना होगा। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड by a distance x, it exerts a force given by F बराबर -5x minus 16x cube Newton. The work done when the spring is stretched from 0.1 to 0.2 is, यदि एक स्प्रिंग को x दूरी तक खींचा जाता है तो उसके द्वारा लगने वाला बल F बराबर -5x minus 16x क्यूब न्यूटन होगा। स्प्रिंग को 0.1 मीटर से 0.2 मीटर तक खींचने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्क, जो हमारा वर्क डन है वो हमें फाइंड करना है। तो जनरल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम इस तरीके से स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक जनरल टर्म्स होती है, दैट इज F इक्वल टू माइनस के एक्स। जो हमारा फोर्स रहता है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर एक्स के क्या हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, जो मेरे को गिवन फोर्स है उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो F इक्वल टू कितना बनाएगा ये, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर कितना बनाएगा ये, और मैं x भी कॉमन लेता हूँ तो 5 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इस तरीके से ये बनाता। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, k का वैल्यू आ रहा है हमारा पास 5 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्प्रिंग को 0.1 मीटर से 0.2 मीटर तक खींचा जाता है, मींस x1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.1, x2 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.2। तो मैं लिख सकता हूं यहां से x1 इक्वल टू 0.1 मीटर, x2 इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये सारा का सारा डाटा हमें गिवन डाटा है। अब हमें पूछा है वर्क डन, तो W इक्वल टू कितना होगा हमारा, वर्क डन कितना होगा हमारा 1/2 K2 x2 का स्क्वायर माइनस 1/2 K1 x1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम वर्क डन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमें K का वैल्यू पता है, K में हमारा क्या टर्म आ रहा है, x हमारा एक वेरिएबल है,
तो वेरिएबल की पहले x2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा क्वेश्चन में स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ अगेन। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ w इक्वल टू 1/2 k2 x2 का स्क्वायर माइनस 1/2 k1 x1 का स्क्वायर। पुट करता हूँ मैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ से 1/2 k2 के लिए हम फाइंड करते हैं 5 + 16 एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया था। तो 0.2 इंटू 0.2 अगेन x आएगा हमारा यहाँ से 0. इस तरीके से बनेगा ये। सॉल्व करते हैं इसको अगेन। आगे माइनस 1/2 5 + 16 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इस तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये tan अगेन ये यहाँ से रिमूव करके ये tan। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है, इसको आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे हम हाफ, एलसीएम लेते हैं 16 2 ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 64 बनाता है। यहाँ से ये एलसीएम अगर हमारा 100 आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 500 + 64 564 इस तरीके से बनाता है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके 4/100 माइनस 1/2 अगेन यहाँ पर ये 16 बना रहा है, मल्टीप्लाई होके एलसीएम आके 516/100 इंटू 1/100 इस तरीके से ये बनाने वाला है। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, और ये आपका कैंसिल आउट होकर कितना बनाएगा हमारा, ये 208 टाइम्स। अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा, ये सॉल्व करते हैं इसको तो कितना बनाने वाला है, ये 0, यहाँ पर ये 2 और अगेन ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होके ये 100 बनाने वाला है। फाइनली सॉल्व करने के बाद में हमारा इसका फाइनल आंसर बनेगा, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करते हो फाइनल आंसर हमारा बनने वाला है 8.7 इंटू 10⁻²। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, व्हेन अ स्प्रिंग इज ट्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x इट एक्सर्ट्स ए फोर्स गिवन बाय F इक्वल टू -5x - 16x³ न्यूटन। द वर्क डन व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड फ्रॉम 0.1 to 0.2 मीटर इज। यदि एक स्प्रिंग को x दूरी तक खींचा जाता है तो उसके द्वारा लगने वाला बल F बराबर -5x - 16x³ न्यूटन होगा। स्प्रिंग को 0.1 मीटर से 0.2 मीटर तक खींचने में आवश्यक कार्य ज्ञात का मान ज्ञात कीजिए। हमें कार्य का मान ज्ञात करना है, हमें क्या फाइंड करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कार्य के लिए हमें पता है जनरली कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं आपको जनरल चीज बताना चाहूंगा कि F बराबर कितना होता है हमारा। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बात करते हैं तो F बराबर -kx, इस प्रकार से ये रहता है। तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं गिवन फॉर्मूला को कन्वर्ट करता हूं तो -k का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ से x अगर कॉमन लेता हूं तो 5 + 16x² इंटू x, इस तरीके से ये बनने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास में k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू आ रहा है 5 + 16x²। अब बोला गया है क्वेश्चन में 0.1 मीटर से 0.2 मीटर तक खींचने में, मीन्स x1 का मान कितना गिवन है 0.1, x2 का मान कितना है 0.2, इस तरीके से पूछा क्या है हमें, वर्क डन। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन W इक्वल टू कितना होता है हमारा
1/2 K2 x2 K2 x2 माइनस 1/2 K1 x1। इस टाइप से ये आपका वर्क डन रहता है। फॉर्मूला में मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। वैल्यूज को पुट करने के बाद में हमारे पास में कितना आएगा, 1/2 K2 का वैल्यू कितना फाइंड होगा हमारे यहाँ से कि यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, तो x का हम x2 की फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं। तो कितना बनाएगा ये 5 + 16 इंटू 0.2 इंटू 0.2। नेक्स्ट हमारा अगेन x2 आता है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.2 माइनस K1 का वैल्यू। तो यहां पर हमारा x वेरिएबल है, इसकी जगह में क्या लिखना है x1, दैट इज 5 + 16 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि ये जो हमारा x1 का वैल्यू भी हमें पुट करना है। सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं फाइनली, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इजी से आप इसको बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये 100, यहाँ पर ये अगेन x1 वाला वैल्यू हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये 0.2 इंटू 0.1 अगेन, तो ये आपका 100 बनाएगा, और इसी तरीके से ये भी आपका 100 बनाएगा। तो ओवरऑल इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ये आपका 16, 2 और 2 से मल्टीप्लाई होके 64, दैट इज एलसीएम अगर अपन 100 लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा ये 564 इंटू ये आपका 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4/100। इसी तरीके से माइनस 1/2, यहाँ से ये 16 आपका मल्टीप्लाई होके 16 बनाएगा, तो 516 अपॉन 100 इंटू 1/100। पूरे के पूरे डाटा को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में 8.7 इंटू 10⁻²। इतनी एनर्जी हमारी इसमें इसको खींचने में, स्ट्रेच करने में कंज्यूम होने वाली है। तो लास्ट फाइनल ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एक वस्तु 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से पूर्व दिशा में गति करती है, 10 सेकेंड पश्चात उत्तर दिशा में वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है हमारा, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो मीन्स कुल विस्थापन, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल लिया गया समय। तो हम क्वेश्चन में गिवन दिए गए अनुसार हम लिखते हैं ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ लिखते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन को हम साउथ लिखते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन लिखते हैं, तो इस वाली डायरेक्शन को हम वेस्ट लिखते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे किस वेलोसिटी के साथ में, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ में। देन उसके बाद में आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स अपर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारी कितनी बन रही है, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड, तो मीन्स हमारी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, इस जगह। फाइनल पोजीशन कहाँ है, इस जगह। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डायरेक्ट चेंज रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं टोटल चेंज कितना बना लेगा ये, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं औसत त्वरण मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन कितना बनाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका मोड लेंगे, और डेल्टा t मीन्स टोटल ट्रेवल्ड टाइम। तो मैं पुट करता हूं यहाँ पर वैल्यूज को, कितना बनाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दैट इज टाइम पीरियड कितना हमारा 10 सेकेंड।
तो मैं लिखता हूँ इसको 900 प्लस 1600 अपॉन 10, दैट इज, सॉल्व करते हैं तो इसको 50 अपॉन 10 कैंसिल आउट होकर कितना बनाएगा ये फाइनली, फाइनल जो हमारा एक्सेलरेशन रहेगा वो कितना बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, एक्सेलरेशन पूछा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स से है। क्या बोला गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम बाई, यदि नेज जर्मेनियम अर्धचालक को एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक में परिवर्तित करना है, किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जानी चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा फोर्थ ग्रुप रहता है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर ग्रुप। मींस जो हमारा फोर्थ ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जिसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, कार्बन, ये सारे के सारे मटेरियल आपके फोर्थ ग्रुप से है जो कि हमारे सेमीकंडक्टर कहलाता है। लेकिन एक हमारा जो कार्बन होता है ये हमारा सेमीकंडक्टर नहीं कहलाता है। तो मीन जनरली जब भी हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो किस मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जनरली मोर प्रेफरेबल हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा। अब इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ मटेरियल्स मिलाते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग करना या फिर डोपेंट। तो मीन्स जब भी हम मटेरियल मिलाते हैं तो पास वाले ग्रुप से ही मिलाते हैं। अगर हम थर्ड ग्रुप से मटेरियल को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, तो वो हमारी क्या बनेगा, पी टाइप मटेरियल बनेगा। और अगर मैं फिफ्थ ग्रुप से अगर इसमें अशुद्धि मिलाता हूं तो कौन सा बनेगा, ये एन टाइप का ये बनने वाला है। तो बात करते हैं थर्ड ग्रुप में हमारे पास में कौन कौन से मटेरियल रहते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास में कौन से मटेरियल रहते हैं, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यदि नेज अर्धचालक, नेज मतलब इंट्रिंसिक मींस प्योर, को एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अशुद्धि मिलानी होगी। तो एन टाइप मींस फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप के मटेरियल कौन कौन से हैं, नौ, ये नाइट्रोजन, जनरली हम गैस है इसलिए इसको नहीं मिलाते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसपी और बिस्मथ। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को मिलाएंगे तो वो कौन सा मटेरियल बनेगा, हमारा एन टाइप मटेरियल बनने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए यदि सतह पर त्वरण का मान क्या है, जी है। तो मीन्स सतह पर हमें कितना दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, लेकिन हमें उससे पृथ्वी की जो अंदर गहराई में डी गहराई तक जाना है और वहां पर हमें त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो वहां पर त्वरण का मान कितना रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जी 1 माइनस डी अपॉन आर। कैसे आता है ये, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हमें ऊंचाई पर पूछा जाता है, अगर जी हमें ऊंचाई पर पूछा जाता है, एच ऊंचाई पर, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस 2h अपॉन आर। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है या फिर इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जी हमारा किस तरीके से बनता है। ये देखिए, हमें पता है कि जो हमारा जी गिवन रहता है वो किस प्रकार से गिवन रहता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से, जहां जी क्या हमारा, कैपिटल जी क्या हमारा गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, एम क्या हमारा मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या हमारा, आर हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा घनत्व रहता है, डेंसिटी रहता है, वो क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थ हमारा कैसा है, एक स्फीयर की जैसे रहता है, तो यहाँ का इसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा, आर रेडियस का स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम मास का वैल्यू कितना निकालेंगे, इस तरीके से हमारे पास में मास का वैल्यू आएगा। पुट करता हूं मैं यहाँ पर जी इक्वल टू कितना बनाएगा, ये कैपिटल जी एज इट इज, मास का वैल्यू मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। कैंसिल आउट होके कितना बनाएगा जी का मान,
ये हमारा सरफेस पर इतना आर का वैल्यू है, जी का वैल्यू है। अब हमें बोला गया है डेप्थ डी पर, तो मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस डी हो जाएगा। तो मैं इसको पुट कर सकता हूं, जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी, क्योंकि हमें डी डेप्थ पर निकालना है। मीन्स अगर ये हमारा रेडियस आर है तो हमें यहां से नीचे की तरफ, डी नीचे की तरफ आके यहाँ पर निकालना है। तो आर माइनस डी को रिप्रेजेंट करेंगे हम। यहाँ से मैं आर को कॉमन लेता हूँ तो कितना बनाएगा ये, 4/3 पाई जी रो आर 1 माइनस डी अपॉन आर। इस एक्सप्रेशन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सरफेस पर जो हमारा ग्रेविटेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली चीज। तो यहां पर जी 1 माइनस डी अपॉन आर दैट इज जी डैश, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 मिली हेनरी कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल इज। तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी को के बारे में पूछा गया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। 0.5 मिली हेनरी के स्व प्रेरण वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो संरक्षित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वर्क डन। वर्क डन हम किस तरीके से देते हैं, 1/2 L I स्क्वायर, जहां पर L क्या हमारा स्व प्रेरण है, I क्या है कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। अब यही जो हमारी वर्क डन है यही जाके आगे जाके एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एल का मान कितना गिवन है, 0.5 मिली हेनरी, दैट इज 10⁻³ क्योंकि मिली को हम किस प्रकार से लिखते हैं, 10⁻³ से। आई का वैल्यू कितना गिवन है, 2 एम्पियर, दैट इज 2/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका इस तरीके से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो एनर्जी इक्वल टू कितना बन रहा है हमारा, 10⁻³ जूल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.001 जूल। तो फाइनल हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज 0.001 जूल हमारा एनर्जी रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटोन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट इज। तो हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है एक प्रोटोन के लिए। डी ब्रोगली तरंगधीरी का मान ज्ञात कीजिए यदि एक प्रोटोन 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है। हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पता है कि जो हमारा वेवलेंथ रहता है वो किस प्रकार से गिवन रहता है, h/p से, जहां पर h क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट, p क्या हमारा संवेग या फिर मोमेंटम। हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी रहती है वो किस प्रकार से गिवन रहती है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv²। अगर मैं इसको दोनों साइड में m से मल्टीप्लाइड कर देता हूं तो ये बना लेगा m²। थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करते हैं तो m² v² इक्वल टू क्या बना लेगा, 2m e। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m² v² को हम क्या लिख सकते हैं, p², दैट इज p का वैल्यू, संवेग का वैल्यू कितना बना लेगा ये, 2m e। ये हमारे पास में संवेग का वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में हमने संवेग का वैल्यू निकाला है। सेकंड चीज, हमें एक और चीज पता है कि जो हमारा वर्क डन रहता, जो हमारा वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही वर्क डन हमारा एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हमारी एनर्जी की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज कितनी बना रही है, V। अगेन हमारे पास में एक इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड में यहां पर हम इसको बना सकते हैं, P इक्वल टू कितना बनाएगा ये, 2m E की जगह हम लिख सकते हैं V। अब जो हमें हाइपोथेसिस है लैम्डा इक्वल टू h/p, यहां पर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो ये कितना बनाएगा, लैम्डा इक्वल टू
h अपॉन p का वैल्यू मैं लिखूंगा अंडर रूट 2mv/q, जहां पर h क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, v क्या हमारा वोल्टेज गिवन, जो वोल्टेज हमें 1 किलोवाट गिवन है, और q हमें कितना गिवन है 1.6 एलिमेंट्री चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज हमें फाइंड करना है। लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वोल्टेज आपको कितना गिवन है 1 किलोवोल्ट, दैट इज 1000। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में Q का। Q का वैल्यू कितना रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करते हैं, अगर हम इन पूरे के पूरे डाटा को सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना बनाएगा ये 0.9 इंटू 10⁻12 मीटर। तो हमारा फाइनल वेवलेंथ कितना बनेगा 0.9 इंटू 10⁻12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया है। हाइपोथेसिस हमें पता होना चाहिए, वहां से हमने जो गिवन डाटा है उससे रिलेशन बना के इसको सॉल्व किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेचर ऑफ ए सिंक ऑफ ए कार्नो इंजन इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एफिशिएंसी इज 25%। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, सोर्स का हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। कार्नो इंजन जिसकी कार्य कुशलता 25% है के ऊष्मा अभिगम के ताप का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊष्मा स्रोत के ताप का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो हमारा सोर्स है उसका हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर। तो हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना, 27 में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनाएगा ये हमारा 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, हमें इफिशियंसी गिवन है, हमें पता है इफिशियंसी इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 मीन्स जो हमारा सिंक है, सिंक का टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 300 डिग्री केल्विन, और इफिशियंसी का वैल्यू कितना गिवन है 25। तो मैं पुट करता हूं 25 अपॉन 100 1 माइनस 300 अपॉन T1। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने से कितना आएगा हमारा 300 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 100, दैट इज 75 अपॉन 100। इसको कैंसिल आउट करते हैं हम 25 से, तो ये 3 टाइम और ये हमारा 4 टाइम, अगेन ये 100 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा T1 का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 100 इंटू 4, दैट इज 400 डिग्री केल्विन। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की तरफ ऑब्जर्व करते हैं तो सारे के सारे किस में आ रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे इसको 400 माइनस 273 केल्विन, दैट इज, तो सॉल्व करते हैं तो ये 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये अगेन 1 टाइम। तो फाइनल ऑप्शन क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपेसिटेंस इन फेराड ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर इज, तो मीन्स हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना है। 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता फेराड में ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस रहता है वो किस प्रकार से गिवन रहता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस तरीके से ये गिवन रहता है। हमें पता है कि जो हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है इसका वैल्यू कितना रहता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ से 9, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आर, रेडियस का वैल्यू कितना गिवन है 1 गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे, तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴
10 फैराड। इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमारा बनने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1.1 इंटू 10⁻10 फैराड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इन एम्पियर इज। नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल फॉर्मूला है वो बताना चाहता हूँ। अगर इस तरीके से हमारे पास में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, R1 और R2, टोटल करंट हमारी आई फ्लो होती है जो कि इस ब्रांच में डिवाइड होके I1 बन जाती है और इस ब्रांच में डिवाइड होके I2 बन जाती है और वापस बाहर की तरफ आई निकलती है। तो अगर हमें I1 का वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनता है हमारा जनरल, जिस भी रेजिस्टेंस में हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले हम उसको अपोजिट रेजिस्टेंस को लिखते हैं इनटू टोटल करंट को लिखते हैं अपॉन सम ऑफ दी रजिस्टर। इस तरीके से ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है तो हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों जो ब्रांच है वो आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इक्वलेंट करके इनको एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से देखने से पता पड़ रहा है 15 और 5 ओम ये दोनों किस में हमारे सीरीज में है, तो इनका इक्वलेंट कितना बना लेगा ये 20 ओम। अब ये 20 ओम और ये 10 ओम आपस में किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर है। तो इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। आर इक्वलेंट कितना निकलेगा इन दोनों का? 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 दैट इज 200 अपॉन 30। इस तरीके से तो 20 अपॉन 3। अगर मैं यहाँ से अब पता करता हूँ तो यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 60 ओम और R2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 20 अपॉन 3 ओम। फॉर्मूला में मुझे क्या फाइंड करना है? ये वाली आई का वैल्यू। तो मैं पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें ये कितना गिवन है 1 एम्पियर। तो मैं आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 3 इंटू आई का वैल्यू फाइंड हमें कितना गिवन है 1 एम्पियर अपॉन 60 प्लस 20 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं 20 अपॉन 3 अपॉन 180 प्लस 20 अपॉन 3 दैट इज 20 अपॉन 200। सॉल्व करते तो 1/10 दैट इज आई का वैल्यू कितना बना रहा है ये 0.1 एम्पियर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज 0.1 एम्पियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इन एसएचएम द एक्सेलरेशन इज अ हीट ऑफ वेलोसिटी बाय फेज एंगल। सरल आवर्त गति में त्वरण, यहाँ पर आपको हिंदी में वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, सरल आवर्त गति में त्वरण व वेग के मध्य कलांतर होगा। त्वरण व वेग के मध्य कलांतर हमें फाइंड करना है। सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से देंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हम उसको गिवन करेंगे। अगर मैं इसमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करता हूं तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो a, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x का तो a, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन का कितना बनाएगा ये cos ओमेगा टी इंटू अगेन हमें इसका भी करना होगा तो ओमेगा। अगर इसको मैं लिखना चाहता हूं अगर साइन की फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2। अगेन अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे dv अपॉन dt, दैट इज अगेन हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इस तरीके से आएगा ये ए ओमेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारा अगेन cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इंटू ओमेगा, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूं ए
ओमेगा का स्क्वायर। अगर मैं कोस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी। ये पाई बाई टू ऑलरेडी है, एक पाई बाई टू और इस तरीके से आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा है त्वरण और मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितने का डिफरेंशिएशन आ रहा है, पाई बाई टू और पाई, मीन्स पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में पूछता है तो कितना फेज डिफरेंस आएगा, ओमेगा का, पाई का आएगा। और अगर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पूछा है तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपका ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के खोखले बेलन का उसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, एम आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एन आयरन रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 50 mm स्क्वायर is stressed by 0.5 mm when a mass of 250 kg is hung from its lower end. यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन रोड इज, तो हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन रोड फाइंड करना है, मीन्स y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यदि एक लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 50 mm स्क्वायर है, छड़ के निचले सिरे पर 250 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाने से छड़ में 0.5 mm का खिंचाव आता है, लोहे की छड़ के यंग प्रत्यास्थता का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक रहता है उसको हम y से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं लिख सकता हूं इसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हमारा होता है, हमारा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस तरीके से हमें पता है कि इस पर कितने किलोग्राम का वेट लगाया गया है, 250, जिसका मास कितना है m। तो हम इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं, F बराबर m g। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो F बराबर m g अपॉन a इंटू l अपॉन डेल्टा l। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, एम जी ए एल अपॉन डेल्टा एल। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो कितना आता है वैल्यूज, मास कितना गिवन आपको 250 किलोग्राम, जी का वैल्यू हमें 9.8 लेना है, अगेन डेल्टा एल मीन्स उसमें खिंचाव कितने का आ रहा है 0.5 mm का। इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है 50 mm स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कितना आएगा ये 50 इंटू 10⁻⁻⁶। और यहाँ पर इसका लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पर हम एल का वैल्यू पुट करेंगे, एल का वैल्यू आपका 2 मीटर और इसका वैल्यू आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में फाइनली क्या बनने वाला है 19.6 इंटू 10⁻20 न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में आपको गिवन है a galvanometer has resistance of 40 ohm and deflects full scale for current 0.2 milliampere through it. The shunt resistance required to convert it into 3 ampere ammeter is। गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध
400 ओम तथा फुल स्केल धारा 0.2 मिली एम्पियर है, इसे 3 एम्पियर के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए कितना शंट प्रतिरोध लगाने की आवश्यकता है। किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध लगाते हैं। इस प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? शंट प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? सपोज ये आपको एक गैल्वेनोमीटर गिवन है इस तरीके से, जिसका प्रतिरोध आपका G है और इसमें आपकी करंट, आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.2 मिली एम्पियर। अब इसके समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, तो हमें शंट का मान निकालना है। आर का वैल्यू, जो शंट का मान है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जी इसका प्रतिरोध है और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो हमारी आई जी है। टोटल करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही है? आई। उसमें से कुछ पार्ट इसके डिफ्लेक्शन के लिए, बाकी रिमेनिंग करंट हमारी यहाँ से आई डैश, दैट इज आई डैश का मान कितना होगा हमारा? आई माइनस आई जी, इस तरीके से प्रवाहित होगी। हमें पता है कि जब भी हम समांतर क्रम में बात करते हैं तो विभवांतर होता है हमारा, पोटेंशियल होता है वो हमारा समांतर क्रम में समान रहता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ से जी आई जी, क्योंकि जी क्या हमारा इसका प्रतिरोध है, आई जी क्या इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। इसी प्रकार से शंट प्रतिरोध हमारा एस है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई माइनस आई डैश, आई माइनस आई जी। सॉल्व करते हैं तो एस का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? जी आई जी अपॉन आई माइनस आई सी। तो यहाँ से वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ। वैल्यूज को पुट करने के बाद में जी का मान हमें कितना गिवन है? 400 ओम। आई जी का वैल्यू कितना गिवन है? 0.2 मिली एम्पियर अपॉन आई का वैल्यू कितना गिवन है? 3 एम्पियर। और अगेन आई जी का वैल्यू कितना गिवन है? 0.2 इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद में इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर बनता है 0.027 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एन ऑब्जर्वर लुक्स एट ए ट्री ऑफ हाइट 15 मीटर विथ अ टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 10 टू हिम द ट्री अपीयर्स। एक प्रेक्षक 15 मीटर ऊंचाई के पेड़ को दूरदर्शी के माध्यम से देखता है जिसका आवर्धन 10 है। प्रेक्षक को पेड़ दिखाई देगा 10 टाइम्स टॉलर, 15 टाइम्स टॉलर, 10 टाइम्स नियरर, 15 टाइम्स नियरर। जब भी उसका आवर्धन 10 है तो वह हमें 10 गुना नजदीक दिखाई देता है। भले आपका इसका आवर्धन कितना गिवन है? 10 गिवन है। भले प्रेक्षक की ऊंचाई कुछ भी हो, प्रेक्षक की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अगर आवर्धन हमारा 10 है तो वो 10 टाइम हमें नियरर दिखाई देगा, क्योंकि उसकी आंख पर बनने वाला कोण 10 गुना बन जाता है। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 टाइम नियरर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज। और गेट के लिए हमें बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखिए गेट क्या होते हैं? जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट रहती है उसको हम बोलते हैं सेल, कोशिका। इसी तरीके से कोई भी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए उसकी जो बेसिक यूनिट रहती है वो रहती है हमारी गेट। अलग अलग प्रकार के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट और एक्सोर गेट। यहाँ पर हमें पूछा गया है और गेट। तो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? a प्लस बी। अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं तो और गेट का सिंबल हमारा कैसा रहेगा? इसका प्रतीक चिन्ह हम किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से। और गेट हमारा टू इनपुट सिंगल आउटपुट सर्किट रहता है। अगर इसकी मैं ट्रुथ टेबल के बारे में बात करता हूँ, सत्यता सारणी के बारे में बात करता हूँ, तो ए बी हमारे इनपुट रहेंगे, वाई हमारा इसका आउटपुट रहेगा, और कुछ इस तरीके से हमारी इसकी सत्यता सारणी बनेगी। ये आपको याद रखनी है। 0 0 0 1 1 0 1। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इफ एनी इनपुट इज 1 दैट आउटपुट शुड बी 1। अगर कोई भी इनपुट अगर हमारा 1 है तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हमारा यहाँ से इसको हम बनाएंगे इस तरीके से 1 1 1 अदरवाइज 0। इफ एनी इनपुट इज 1
देन आउटपुट शुड बी 1। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट देन इट्स फिल। यदि एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में स्थानांतरित होता है तो कुछ ऑप्शंस गिवन है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करता है या फिर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? एब्जॉर्ब एनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द रेंज ऑफ मिसाइल इज। एक मिसाइल 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से दागी जाती है तो तय की गई अधिकतम परास ज्ञात कीजिए। जब भी अगर हम अधिकतम परास के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्रक्षेप्य कोण रहता है वो कितना रहता है? हमारा 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं आर मैक्सिमम, क्योंकि हमें अधिकतम परास के लिए पूछा है, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, जहां पर यू क्या हमारा प्रक्षेप्य वेग, प्रारंभिक वेग, जिसका मान हमें कितना गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो लिख सकता हूं मैं 20 इंटू 20 अपॉन जी का मान हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10 गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको, फाइनल आंसर बन रहा हमारा 40 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पूछा गया है 100 वोल्ट विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो हमारा विभवांतर रहता है वो किस प्रकार से गिवन रहता है? W अपॉन Q, मीन्स एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर, W अपॉन Q। और यही जो वर्क डन है वही हमारा किस फॉर्म में जाके स्टोर होता है? एनर्जी की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं कि मीन्स ये वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बना लेगा? ये V इंटू क्यू। V का मान हमें कितना गिवन है? 100 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में आएगा हमारा 10 टू की पावर माइनस 17 जूल। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 17 जूल। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। समांतर विपरीत धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार से आपके दो धारावाही चालक तार आपस में d डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके अंदर लगने वाले बल का मान कितना रहेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन r। यदि इनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित होती है और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए, अगर दोनों में समान प्रकार की धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर ये विपरीत प्रकार की इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन, अगर ये एक दूसरे अपोजिट टाइप में धारा अगर इसमें प्रवाहित होती है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिपेल ईच अदर, प्रतिकर्षण करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ at a mean radius which is 2 times as greater as the parking orbit of a satellite. The period of body is, period of body हमें find करना है। एक वस्तु पृथ्वी के चारों ओर के कक्षा में a त्रिज्या से घूम रही है जो कि पार्किंग कक्षा की दुगनी है, तो वस्तु का आवर्त काल, मतलब ये हमारा r त्रिज्या से घूम रही है तो जो कि पार्किंग ऊर्जा की क्या है? दोगुनी है। तो वस्तु का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं केपलर्स के प्लैनेटरी मोशंस के बारे में तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3, जहां पर ए क्या हमारा रेडियस, जिस रेडियस में वो आपका प्लेनेट घूम रहा है उसके बारे में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो जियोस्टेशनरी टाइम पीरियड वो कितना गिवन है हमें, क्योंकि वह 1 डेज जियोस्टेशनरी कक्षा में घूम रही है, पार्किंग के लिए बोला है ना, इसलिए यहां से सपोज इसका A1 इक्वल टू कितना है हमारा ए, T2 हमें फाइंड करना है, जहां पर A2 का मान कितना रहेगा 2A, जो कि उपग्रह की पार्किंग कक्षा की दुगना है, तो मीन्स ए से दुगना है। तो वस्तु का आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं इसको टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं T1 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर A2 क्यूब। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो 1 अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू A1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है A, A2 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 2A, और इस सब का हम क्या लिख लेते हैं Q। सॉल्व करते हैं, A से A कैंसिल आउट, 1 अपॉन T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/8, तो यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, T2 स्क्वायर इक्वल टू 8, तो T2 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास में 4 इंटू 2 दैट इज 2/√2 डेज। फाइनल ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स उसके बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसको वो किस फॉर्म में डिवाइड करता है, ये हमें फाइंड करना है। 2 कणों के निकाय का उनका द्रव्यमान केंद्र दूरी को किस रूप में विभाजित करता है, इस तरीके से हमें गिवन है। हमें पता है कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र रहता है वो किस प्रकार से प्रदर्शित गिवन रहता है, समेशन ऑफ MI/RI अपॉन समेशन ऑफ RI, इस तरीके से हमारा गिवन रहता है। जब हमारे पास में n, उसके अंदर कितने पार्टिकल गिवन है, n पार्टिकल गिवन है, तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ MI/RI, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पार्टिकल हमारे पास में 2 है तो हम लिख सकते हैं M1/R1 इक्वल टू M2/R2। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो इनकी डिस्टेंस है R1/R2 कितना बना लेगा ये M2/M1, मीन्स जो इनके बीच की दूरियां रहेगी वो इनके मास के व्युत्क्रम रहेगी। तो हम लिख सकते हैं दोनों कणों के द्रव्यमानों का व्युत्क्रम अनुपात होगा इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, ए बॉडी ऑफ मास 0.1 किलोग्राम अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 0.1 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 0.1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है, वस्तु पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें पता है F बराबर कितना होता है हमारा ma, इसको हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मास का वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.1, वेलोसिटी का वैल्यू कितना गिवन है 10, टाइम का वैल्यू कितना गिवन है 0.1, कैंसिल आउट करते हैं तो फोर्स का वैल्यू कितना बता रहा है ये 10 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड लेवल के हैं। तो आज के लिए फिनिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।